तो चलिए आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर साल तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन, तो कम से कम 3 क्वेश्चन का आप यूँ कह लो एवरेज वेटेज इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा समझने वाला, थोड़ा याद करने वाला। फिजियोलॉजी, पूरी फिजियोलॉजी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, नीट के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर में क्या किसके एंटागोनिस्ट है, क्या किसका सिनर्जिस्टिक है, ये सवाल आता है, सिनर्जिस्टिक है। ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो है हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी हार्मोन्स पे सवाल आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले यहाँ इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में आपको एक चीज़ सबसे पहले रिवाइज किया जाएगा जो 11th क्लास में के बाद 12th में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले जाइगोट बनेंगे, जाइगोट के बाद 2 सेल्ड, फिर 8 सेल्ड, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप, फिर टॉर्पीडो, फिर जाकर के कहीं मैच्योर प्लांट बनता है। ये चीज़ हम लोगों को पता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, तो क्लास 12th में पढ़ा होगा भी, आप 11th वालों ने नहीं पढ़ा है। तो चलिए, यानी जो भी प्लांट हैं वो सब के सब किस चीज़ के बने हुए होते हैं, जाइगोट के बने हुए होते हैं, और ये फर्टिलाइज्ड एग कहलाते हैं। ठीक है, यही जाइगोट आगे चल के लीफ, ब्रांच, फ्रूट, फ्लावर, सीड्स, यही सब आगे फाइनली बनने वाले हैं। अब यहाँ से हम इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत, और यहाँ से सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा जाता है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। मतलब एक बार ग्रोथ हो गई प्लांट की तो ऐसा नहीं कि दोबारा से शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो प्लांट का जो ग्रोथ है ये कैसा होता है, परमानेंट इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं कि आज इंक्रीज होगा फिर वापस से आ जाए, तो परमानेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से एक सवाल क्या बनता है कि जो प्लांट का ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ, ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो फिर आपसे सवाल पूछेगा क्या प्लांट के पार्ट्स, ऑर्गन का भी ग्रोथ ऐसा होता है, प्लांट ऑर्गन का ग्रोथ कैसा होगा। तो ठीक है, प्लांट ग्रोथ ऑर्गन भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में अभी हम आपको बताते हैं एक पॉइंट। देखो, प्लांट की जो ग्रोथ है वो कब होती है, थ्रू आउट द लाइफ। कब तक होती रहती है, थ्रू आउट द लाइफ। क्या प्लांट के हर एक पार्ट का ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ होता है, लगभग हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट पार्ट होते हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है फाइनली, उसके बाद नहीं होती। लेकिन प्लांट के बारे में हम कह सकते हैं प्लांट की ग्रोथ लगभग लाइफ टाइम चलते रहती है, और इसका रीज़न क्या है, मेरिस्टेम्स यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। और इस टाइप के ग्रोथ को हम नाम देते हैं ओपन ग्रोथ, यानी ओपन ग्रोथ यानी दे आर ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ एंड ओपन टू लाइफ टाइम ग्रोथ। ठीक है, चलो फिर उसके बाद फर्दर हम आगे देखें तो नेक्स्ट। अब यहाँ से हम बात करें प्लांट के बारे में, तो 2 तरह की प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलती है। एक को कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी मतलब एक ऐसा ग्रोथ जो प्लांट के लाइफ में प्राइमरी में देखा गया, पहले पहले देखा जाता है, जैसे बनना रैम का रूट एपिकल मेरिस्टेम, जैसे बनना सेम का सूट एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ किस में देखने को मिलेगा, डाइकॉट में और जिम्नोस्पर्म में, जबकि लगभग सारे प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। सेकेंडरी ग्रोथ का रीज़न क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये एनाटॉमी में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इससे फाइनली होता क्या है सेकेंडरी ग्रोथ में, इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ का मतलब क्या है, मोटाई या विड्थ या आपकी डायमीटर बढ़ने को हम गर्थ की इंक्रीज कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला ग्रोथ जो है वो कैसा है, मेजरेबल है। सेलुलर लेवल पर ग्रोथ किस में देखने को मिलता है, अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म पे। और इस प्रोटोप्लाज्म की जो मेज़रमेंट है वो कंपैरेटिवली डिफ़िकल्टीज होती है, लेकिन फिर भी हम प्लांट को जब ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ किस किस टर्म में मेजरेबल है, याद रखेंगे। तो हम उसका वेट निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, एरिया, वॉल्यूम, सेल के नंबर, सेल की साइज, लेंथ, सरफेस एरिया, इन चीज़ों से हम प्लांट की ग्रोथ का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल में पूछा जाता है कि यहाँ पे आपके पास में फेजेस ऑफ ग्रोथ दिए गए हैं। 3 तरह के फेजेस होते हैं ग्रोथ के, एक को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, दूसरा एलोंगेशन और तीसरा मैचुरेशन। ठीक है, अब यहाँ से ए से लेकर के जी तक दे दिया गया है, इसी को ग्रोथ दिखाया गया है। तो आपको पूछा गया है कि बताइए कौन कौन से फेज़ में क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम आइए एक एक फेजेस के बारे में ग्रोथ के पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब वो जिस जगह पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा होगा, इस दौरान प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, रिच होगा, डेंस होगा, न्यूक्लियस का साइज कैसा होगा, लार्जर होगा। ठीक है, सेल वॉल प्राइमरी होंगी और कैसी होंगी, पतली होंगी। किस चीज़ का डिपोजिशन मिल सकता है आपको, सेल्यूलोज का। क्या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे वैक्यूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक सवाल ये भी आपको बन जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट,
जैसे ही प्लांट में पहले प्राइमरी ग्रोथ हुआ, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ हुआ, उसके बाद अब प्लांट की सबसे पहले लंबाई बढ़ती है, इलोंगेशन फेज। इस फेज के दौरान सबसे ज़्यादा प्लांट की लंबाई बढ़ती है। देखो यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा प्लांट की लंबाई बढ़ती है कौन से फेज में, आंसर तीनों फेज में। लेकिन सवाल पूछेगा प्लांट की लंबाई बाकी फेज के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा किस में बढ़ती है, ऑब्जर्वेबल तो इलोंगेशन। वैसे ही इस फेज में मैचुरेशन में प्लांट की मोटाई बढ़ती है। सवाल पूछेगा प्लांट की मोटाई किस फेज में बढ़ती है, आंसर है तीनों फेज में, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में बढ़ता है, मैचुरेशन फेज में। इस फेज में ये जो सेल वॉल्स की वॉल है वो थिकनिंग होने लगती है। वैक्यूल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फंक्शनल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूल्स बनना शुरू हो गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम अगर ग्रोथ की बात करें तो जहाँ पे भी वर्ड लग जाए रेट्स, रेट्स का मतलब क्या होता है, टाइम और स्पीड को हम रेट कहते हैं, टाइम पर यूनिट स्पीड, मतलब स्पीड कह लो आप, यानी किस दर से। देखो अब यहाँ पे इस ग्राफ को समझ लो, इससे सवाल लगभग बन ही जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ब्लू यानी एक से दो बना, दो में से एक नॉन फंक्शनल, फिर ये दो बनाएंगे, फिर एक नॉन फंक्शनल, फिर ये दो बनाएंगे, फिर एक नॉन फंक्शनल, यानी हर बार कितना बढ़ रहा है, एक से फाइनली दो हुआ, ओवरऑल तीन हुआ, ओवरऑल चार हुआ, फिर ये बनाएंगे तो ओवरऑल ये डेथ हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना हो रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक दो तीन चार पाँच। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए एक सेल है वो बनाए दो सेल, दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक है, दोनों ने डिवाइड किया बनाए चार सेल, फिर दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक है, चारों के चारों, तो फिर बनाएंगे सब के सब। तो यहाँ पे ग्रोथ कैसा हो रहा है, एक से दो, दो से चार, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये दो बनाएंगे, ये दो बनाएंगे, ये दो बनाएंगे, ये दो बनाएंगे, दो चार छः आठ, आठ से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन। यानी इस टाइप के ग्रोथ जहाँ पे एक दो तीन चार के फॉर्म में बढ़े उसको एरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। जहाँ पे एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़े उसको हम जियोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब डिवाइड करती है तो एक परमानेंट हो जाती है, सिर्फ एक ही आगे डिवीज़न में पार्टिसिपेट कर पाती है, तो इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ये किस में आपको देखने को मिलता है, लेंथ में। तो आइए हम एक एक करके अब इन्हीं पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या दिखा हुआ, अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ जनरली आपको क्या चीज़ में देखने को मिलता है, लेंथ ग्रोथ के लिए। ठीक है, और ये वाला ग्रोथ का जो लाइन है ये देखिए इनिशियल। अब आपके मन में सर यहाँ जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो ये हमेशा याद रखेंगे जब भी प्लांट जन्म, प्लांट कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो लंबाई है ना, इसलिए हम यहाँ इसको जीरो से अगर स्टार्ट कर दे तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट याद रखने वाला है, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जब हम इसको फाइनली फार्मूला के फॉर्म में पुट करेंगे तो ये आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इसीलिए ये जो हमारा कर्व है वो कैसा कर्व आ गया, स्ट्रेट लाइन कर्व आ गया। कैसा कर्व आ गया, स्ट्रेट लाइन। एल टी एट टाइम टी जीरो, ग्रोथ यानी आर क्या है, ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करेगा। चलो नेक्स्ट, दूसरा है आपके पास जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ बेसिकली आपके वेट ग्रोथ को डिफाइन किया जाता है यहाँ पे प्लांट के केस में। तो देखो यहाँ पे भी आप गौर करके देख पा रहे होंगे जीरो से हमने स्टार्ट नहीं किया है, यानी जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब जब भी एक प्लांट लेंगे तो कहीं ना कहीं पक्का कुछ ना कुछ तो उसका वेट होगा, इसीलिए हम जीरो से नहीं लेंगे। तो यहाँ यही एक छोटी सी गलती आप कर सकते हैं कि पूछ देगा इन चारों में कौन सा ग्राफ, एक ग्राफ ये दे देगा फिर इसको नीचे से हटा देगा, जीरो से हटा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है इसमें क्या हो रहा है, एक से दो हो रहा है, दो से चार हो रहा है, चार से आठ हो रहा है और सो ऑन ऐसे चल रहा है। यहाँ पे जब हमने ग्राफ बनाया तो ये हमारे पास में किस शेप का आया, ऐसा शेप का, यानी ये ग्राफ का कर्व कैसा आया है, सिग्मॉइड। अरिथमेटिक वाले का कैसा था, लीनियर ग्राफ था। ये जो हमारी ग्राफ है ये कुल मिलाकर के तीन फेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला फेज लैग फेज, दूसरे फेज को लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं और तीसरे फेज को स्टेशनरी फेज कहते हैं। तो यहाँ से आपसे सवाल क्या बनेगा, इन तीनों में से कौन सा ऐसा फेज है जिस फेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज। ठीक है, ग्राफ का कर्व कैसा है, सिग्मॉइड कर्व है। किसके लिए देखने को मिलता है, वेट के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट आओ, सिग्मॉइड। और यहाँ पे जब हम फॉर्मूला निकालेंगे तो ये फॉर्मूला कैसा आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई रेस टू दी पावर आर टी, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आए तो ये कैसा है आपका
कुल मिलाकर के ज्योमेट्रिक। यहाँ पे बस आपको याद क्या रखना, आर इस जगह पे क्या है, ग्रोथ रेट है, और स्पेसिफिकली क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट है। अब आइए हम आपको समझाते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है। बस याद क्या रखेंगे, ये जो ग्राफ है ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 3 फेज में है, फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम आपको बताएं कि यहाँ डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट आर ई रेस टू द पावर आर टी में आर क्या है, रिलेटिव ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है, देखो यही डायग्राम बार बार सवाल में पूछा गया हो। ये एक लीफ है, ए लीफ, जो इनिशियली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की इसकी एरिया थी। कुछ समय बाद इसकी एरिया बढ़ के 10 सेंटीमीटर हो गई। सेम उसी समय पे एक लीफ थी जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, उतने ही समय में उसकी ग्रोथ हो गई 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला रिलेटिव ग्रोथ का क्या होता है, चेंज। चेंज कितने का आया, 5 सेंटीमीटर अपॉन इनिशियल। इनिशियल कितने का था यहाँ पे, तो 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे ग्रोथ कितने परसेंट का हुआ, 100% का। यहाँ पे कितना है, 5 का चेंज हुआ, 50 इनिशियल था, गुना 100 करो, तो यहाँ पे आपके पास में ग्रोथ कितने देखने को मिले, सिर्फ 10%। यानी नंबर में देखेंगे तो दोनों का कौन सा ग्रोथ सेम है, दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है। कितना है एब्सोल्यूट ग्रोथ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का सेम है। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ की बात करें, ए का बहुत ज़्यादा है बी से। ए का कितना परसेंट है रिलेटिव ग्रोथ, 100, इसका कितना है 10%। जैसे सिंपल सी बात है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपका धीरे से, जैसे सिंपली हम आपसे बोले आपके पास 10 रुपये है, पिताजी ने आपको दे दिए 100 रुपये, तो आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। किसी के पास पहले से 1000 रुपये है, उसको पिताजी ने उसको भी 100 ही दिए, लेकिन उसका क्या हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये है आपका रिलेटिव ग्रोथ। लेकिन एब्सोल्यूट था, दोनों को 100-100 ही मिला, लेकिन रिलेटिवली कितना परसेंट का डिफरेंस आ गया, बहुत ज़्यादा। इसी को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब एग्जैक्ट कितना ग्रोथ हुआ है, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों का क्या है, सेम है। दोनों में कितना कितना हुआ, 5-5 सेंटीमीटर स्क्वायर का। जबकि रिलेटिव ग्रोथ क्या है, दोनों का बहुत डिफरेंस है। ए का कितना आया 100%, बी का कितना आया 10%। ये सवाल पूछा जाता है आपसे, अच्छे से याद रखेंगे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम यहाँ से देखते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन कौन सी एसेंशियल्स चीज़ें हैं जिनको ज़रूरत होती है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। तो सबसे पहले हम बाहरी फैक्टर्स या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले वाटर। प्लांट को साइज बढ़ाने के लिए, टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए वाटर चाहिए। प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो दो तरह से हो सकते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो अब ये चैप्टर आपका डिलीट हो गया, फिर भी हम आपको एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लिख देते हैं, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ट्रिक है याद रखने का, कौन सजनी मांगे पिया की कार, ठीक है। और माइक्रो का नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका, FE, ठीक है। तो ये हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया है, याद हो, ठीक है। ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर्स आपके पोर्शन से डिलीट हो गया। टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए, 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे आसपास लगभग सारे प्लांट अच्छे से काम करते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, अच्छी खासी लाइट एंड ग्रेविटी भी चाहिए प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद अब यहाँ से जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, या जहाँ पे हम अक्सर डेफिनेशंस में गलती करते हैं, वो ये वाला पॉइंट है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। तो आइए हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन की। तो इसको हम समझाने के लिए आपको आसानी भाषा में समझाते हैं। तो देखो देखो, जब भी कोई प्राइमरी मेरिस्टेम, जैसे कि हमारी रूट, एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। तो ये वाला जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक है, आइए हम इसको आपको थोड़े से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखो, इसको याद रखने का ट्रिक बहुत आसान है। सबसे पहले हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझाना, देखो जब भी हमारी कोई प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे कि रैम, रूट एपिकल मेरिस्टम, सेम, इसमें ग्रोथ हो और ये बदल जाए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, तो यानी बच्चा एडल्ट बन गया, बच्चा एडल्ट बन गया, तो इस चीज़ को नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। बच्चा एडल्ट बन गया, डिफरेंशिएशन। फिर इस प्राइमरी परमानेंट में फर्दर से डिवीज़न हो और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बना ले, जैसे कि कॉर्क कैम्बियम। तो देखो अब क्या हो रहा है,
मेरिस्टमेटिक से परमानेंट, इसका उल्टा नहीं लग रहा है, परमानेंट से मेरिस्टमेटिक, तो उल्टा वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग री के लिए क्या इस्तेमाल होता है, उल्टा। यानी परमानेंट से जब मेरिस्टमेटिक बोले, यानी प्राइमरी परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक बने, तो इसको हम क्या नाम देंगे, रीडिफ्रेंसिएशन। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। अब क्या हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक से वापस सेकेंडरी परमानेंट, यानी ऐसा ही दोबारा नहीं हो गया। देखो, मेरिस्टमेटिक से परमानेंट, मेरिस्टमेटिक से परमानेंट, तो जब वापस से, डी का मतलब दोबारा, डी का मतलब क्या, दोबारा, दोबारा मेरिस्टमेटिक से दोबारा परमानेंट बन गया, तो इसी चीज़ को हम नाम देने लग जाएंगे अब डी डिफ्रेंसिएशन। क्लियर है? बच्चा बड़ा हुआ मतलब डिफ्रेंसिएशन, बड़े होकर के उसने बच्चे प्रोड्यूस किए, क्या हो गया, उल्टा, री डिफ्रेंसिएशन। फिर वो बच्चा फिर से बड़ा होकर एडल्ट बन गया, तो फिर से डी डिफ्रेंसिएशन। तो डी का मतलब दोबारा, री का मतलब उल्टा। उम्मीद है आपको डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, री डिफ्रेंसिएशन इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपको, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या आपको इस डायग्राम से डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन, री डिफ्रेंसिएशन क्लियर है? अगर नहीं है तो बताइए, अगर है तो जल्दी से लाइक कीजिए। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है प्लांट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन की बात करें तो जैसे हम एक बच्चे से जन्म लेकर के बुढ़ापे तक आ गए, इस बीच में जो भी चेंजेस हमारे में हैं वही अगर प्लांट में हो, प्लांट के सीड जर्मिनेशन से लेकर के सीनेसेंस तक, उन सारे जो लाइफ में चेंजेस हुए हैं उन्हीं को हम लोग नाम देते हैं डेवलपमेंट, यानी सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन या ऑल चेंजेस इन लाइफ साइकिल फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस। तो क्या क्या होता है इसमें, तो ये वाला आपको ए बी सी डी करके दे देगा। सपोज़ यहाँ पे ए दे देगा, यहाँ बी दे देगा, यहाँ सी दे देगा, डी दे देगा। इस ग्राफ को एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, इन सबको कंबाइनली मिला के हम नाम देते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो यहाँ पे इसको समझिएगा, डेवलपमेंट में एक टाइप है हमारा प्लास्टिसिटी। ये क्या है, प्लांट अलग अलग पाथवे शो करता है, किसके रिस्पॉन्स में, एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में और अपने लाइफ के फेजेस के रिस्पॉन्ड के हिसाब से, और उन्हीं अलग अलग फेजेस को हम नाम देते हैं प्लास्टिसिटी। यानी अगर इस एबिलिटी की बात करें तो प्लास्टिसिटी, या हम यही एबिलिटी लीफ में अगर हो जाए तो इसको हम लोग नाम देते हैं हेटेरोफिली। तो इसको कैसे समझना है, देखो, हेटेरो मीन्स डिफरेंस, फिल वर्ड का मतलब लीफ होता है, PHYLL का मतलब लीफ होता है, PHILI का मतलब फील या लव होता है। तो देखो, ये चीज़ हमारे पास दो तरह से हो सकता है। पहला है हेटेरोफिली, दो तरह से हो सकता है। पहला, अगर वो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्ड में हो या वो अपने लाइफ स्टेज के रिस्पॉन्ड में हो। जैसे जैसे आपने सबसे सिंपल एग्जांपल, इस धनिया के पत्ते को देखिए। अगर आप धनिया के पत्ते को ऑब्जर्व करेंगे तो जब धनिया का पत्ता ग्रो कर रहा होता है तो कुछ ऐसा होता है, और जब एडल्ट हो जाए तो कुछ इस तरह का हो जाता है, ठीक है। यानी धनिया का पत्ता अपने लाइफ में चेंज है। जैसे हम लोग जब बच्चे होते हैं तो बच्चे होते हैं, एडल्ट होते हैं तो हमारे दाढ़ी आते हैं, फिर जब बूढ़े होते हैं तो बाल दाढ़ी पक जाते हैं। तो ये जो चेंज है ये डेवलपमेंटल हेटेरोफिली है या एनवायरमेंटल, यानी हमारे अंदर एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है या हमारी लाइफ का स्टेज है। तो लाइफ का स्टेज है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। इसका एग्जाम्पल 3 याद रखना है आपको डायरेक्टली, कॉटन, कोरिएंडर यानी धनिया, एंड लाक्सपर। कॉटन, कोरिएंडर एंड लाक्सपर, 3 एग्जाम्पल। और ये किसका एग्जाम्पल है बताओ, डेवलपमेंटल का या एनवायरमेंटल हेटेरोफिली का, तो डेवलपमेंटल का है। दूसरा, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से होता है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यह है रेनन कप या बटर कप या रेननकुलस इसका साइंटिफिक नेम होता है। इनके जो प्लांट लीफ ऐसे होते हैं अगर वो ज़मीन पे हो तो, लेकिन यही प्लांट अगर वाटर में हो तो इनकी लीफ ऐसी हो जाती है। अब सोचो, इतनी चौड़ी लीफ होंगी तो पानी इसको आराम से मार देगा, उखाड़ देगा, मतलब इनकी सर्वाइवल पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसने अपनी सर्वाइवल को बचाने के लिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी लीफ को मॉडिफाई कर लिया। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनवायरमेंटल हेटेरोफिली। और एनवायरमेंटल हेटेरोफिली का एग्जाम्पल एकदम अच्छे से याद रखेंगे, बटरकप या रेननकुलस, यही आता है। बस धनिया का याद रखिएगा, धनिया अपनी स्वेच्छा से ऐसा कर रहा है, रेननकुलस एनवायरनमेंट के दबाव में ऐसा कर रहा है। तो ये दोनों में मिक्स नहीं करना है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ से हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक को हम नाम देते हैं इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर का मामला, जैसे जेनेटिक्स हो गया। दूसरा है इंटर सेलुलर, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल डिटेल में, पीजीआर। तो पीजीआर के बारे में पहले ही याद रख लेना, ये क्या है, इंटर सेलुलर है, एक सेल दो सेल के बीच में, ठीक है। ये एक सेल इसी के अंदर होता तो इंट्रा सेलुलर, जेनेटिक्स की बात थी। एक सेल दो सेल तीन सेल चार सेल उनके बीच में है तो इंटर सेलुलर, ठीक है। चलो अब दूसरे फैक्टर्स हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर से क्या क्या, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को बाहर से मिलते हैं। लेकिन ये जो आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, ये प्लांट का इंटरसेल्युलर मामला है, इनके सेल्स के बीच का मामला है। अब यहाँ से जो कि हम आपको 100% लिखित रूप से कह दे रहे हैं, नीट 2026 में एक क्वेश्चन कम से कम 100% आएगा, मिनिमम 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है, लेकिन एक तो कहीं नहीं गया, 100%। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम देखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले ये स्मॉल होते हैं, बहुत कम ही क्वांटिटी में ज़रूरत होती है इनकी, ये प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये प्लांट के ग्रोथ को किस तरह से प्रभावित करते हैं उस बेसिस पे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रमोटर्स, दूसरे होते हैं इनहिबिटर्स। यानी एक ऐसा हार्मोन जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करे, बढ़ा दे, वो है प्रमोटर्स, जो प्लांट के ग्रोथ को घटा दे वो है आपका इनहिबिटर्स। तो ये प्रोमोटर्स में जनरली 3 हैं, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, और आपके इनहिबिटर में जनरली 2 हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। और ये चीज़ आपको याद रखना है, इथाइलिन दोनों में फिट कर जाता है, कभी कभी इनहिबिटर और कभी कभी प्रमोटर के तरह भी ये काम करते हैं। इथाइलिन इकलौता ऐसा, इसके बारे में क्या है, इथाइलिन इकलौता इनमें से गैसियस हार्मोन है, इथाइलिन इकलौता ऐसा हार्मोन है जो दोनों ही क्राइटेरिया में फिट कर जाता है, यानी जो दोनों ही ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, ऑक्सिन के बारे में। तो सबसे पहले ऑक्सिन के रिगार्डिंग क्या क्या सवाल आता है वो हम जो गलतियाँ करते हैं उसको बताते हैं। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन एंड हिज फ्रेंड सन फ्रांसिस डार्विन ने इसको डिस्कवर किया एक्सीडेंटली। तो ये चीज़ याद रखें, जितने भी हार्मोन्स, जितने भी पाँचों के 5 हार्मोन्स जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो सारे के सारे हार्मोन्स कैसे डिस्कवर्ड हुए थे, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था, किसी का डिस्कवर कराया नहीं गया था, सब के सब एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए। तो ये दोनों डिस्कवर कर रहे थे फोटोट्रॉफिज्म पे, मतलब प्लांट किस तरह का ग्रोथ रिस्पॉन्स शो करता है लाइट के अकॉर्डिंग, वो डिस्कवर कर रहे थे। और जाने अनजाने में उन्होंने ओट्स की सीडलिंग से ऑक्सिन की डिस्कवरी कर दी। तो यहाँ से सवाल आएगा किसने डिस्कवर किया ऑक्सिन, तो ओट्स के सीडलिंग से। लेकिन सवाल पूछेगा ऑक्सिन सबसे पहली बार कहाँ से डिस्कवर किया गया था, ह्यूमन यूरिन से। कहाँ से डिस्कवर किया गया था, ह्यूमन यूरिन से। अब यहाँ से आपको पूछा जाता है ये हो क्या रहा है, जैसे ये हमारा कोलियोप्टाइल टिप पिट्स है, यहाँ से हमने टिप को अगर काट दिया तो अब ये लाइट के प्रति ग्रो नहीं करेगा। अगर टिप था तो ये जिस तरफ से, जैसे इधर से लाइट आ रहा है तो इधर ग्रो करेगा, इधर से लाइट आता तो इधर ग्रो कर जाता, तो यानी लाइट की तरफ बेंड हो रहा था। तो टिप काटने से बेंडिंग नहीं हुआ, वापस से टिप डालेंगे तो बेंडिंग होगा। तो यानी सिंपल मुझे बताओ, अगर सनलाइट इधर से आ रही है तो बेंडिंग इधर की तरफ हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ऑक्सिन है। ऑक्सिन किधर है, लाइट के अपोजिट में। जैसे कि आपके पीठ पे बैग भारी हो तो आपका गर्दन आगे झुक जाएगा, वैसे ही प्लांट ऑक्सिन इधर होगा, सनलाइट इधर, सनलाइट की तरफ जा रहा है, इसका रीज़न है अपोजिट में ऑक्सिन होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, अक्सर हम लोग सोचते हैं ऑक्सिन जिधर उधर ही डायरेक्ट, नहीं, ऑक्सिन इधर डायरेक्शन इधर की तरफ बढ़ रहा है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम ऑक्सिन्स के ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ ऑक्सिन, कौन कौन सा ऐसा ऑक्सिन है जो कि आपके नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं। तो देखो, जिनके भी नाम में एसिटिक एसिड लगा रहे या इंडोल शब्द रहे, इंडोल डेरिवेटिव्स भी हम लोग इसको कहते हैं, तो IAA, IBA ये दोनों के दोनों हमारे नेचुरल हैं, जबकि NAA एंड 2,4-D ये आपके क्या हैं, आपके सिंथेटिक है, और 2,4,5T भी आपका सिंथेटिक है। यानी NAA
2,4-D, 2,4,5-T ये आपका सिंथेटिक है। नेचुरल बस आपको देखो मैच द कॉलम करके बहुत बार सवाल है, सिंपल नेचुरल याद है, IAA IBB नेचुरल है, बाकी इसके अलावा जो भी आ जाए वो आपका आर्टिफिशियल है। उम्मीद है आपको याद रहेगा। ये आपका किस तरह का इंडोर रिंग का क्या मतलब है, डबल रिंग स्ट्रक्चर दिख जाए तो आप समझ जाएंगे वो इंडोर रिंग है। अब ऑक्सीजन के फंक्शंस की बात करें, देखो ओवरऑल तो सवाल तो अल्टीमेटली यही फंक्शन से आना है। तो एनसीईआरटी में जितने भी आपके पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे यहाँ स्लाइड्स पे एडेड हैं। देखो सबसे पहला प्रमोट्स रूटिंग, यानी जड़ बनाता है। किस में? ऐसे प्लांट, क्या नॉर्मल प्लांट में नहीं, किसी भी स्टेम कटेड प्लांट में उनमें जड़ बनाने का काम करता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, नेचुरल में नहीं, स्टेम कटेड में। दूसरा फ्लावरिंग प्रमोट करता है पाइनएप्पल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो फ्रूट एंड लीफ, यंगर लीफ हैं या यंगर फ्रूट हैं उनके अर्ली ड्रॉप को रोकता है, और जो पुराने लीफ या पुराने फ्रूट्स हैं उनको एब्सिशन में प्रमोट करता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीफ एंड फ्रूट बट प्रमोट कंटिन्यूशन ऑफ यंगर लीफ, यानी छोटे बच्चों को, छोटे लीफ को बनाए रखता है, बूढ़े लीफ, बूढ़े फ्रूट को भगा देने का काम है आपके ऑक्सीजन का। दूसरा पार्थिनोकार्पी में इन टोमेटो, ठीक है। 2,4-D एक हर्बिसाइड के तरह काम करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें भी आपको क्या याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट की वीड्स के लिए यूज़ होता है। और सातवां पॉइंट इसका यूज़ होता है जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीज़न के लिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग वीडीसाइड्स भी कहते हैं। ये जो 2,4-D है इसको हम लोग एजेंट ऑरेंज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एजेंट ऑरेंज? तो यूएस वियतनाम वार के दौरान वियतनाम की सेना जंगलों में छुप जाया करती थी, तो ऊपर से इस 2,4-D का केमिकल छिड़क दिया गया, जिससे जो जंगल का घनापन था, ब्रॉडलीफ थे डाइकॉट के, वो सारे झड़ गए थे। तो इस चीज़ का पहली बार इस्तेमाल यूएस ने किया था, इसीलिए इसको हम लोग एजेंट ऑरेंज के नाम से उन्होंने नाम दिया था। इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं, याद रखेंगे। किसके लीफ को झाड़ता है? डाइकॉट, मोनोकॉट के लीफ को कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए ये वीडीसाइड्स के तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करेगा, इसीलिए जैसे हम लोग गार्डनिंग वगैरह में देखते हैं, माली एक प्रॉपर शेप बना देता है, ऊपर से जब काट दो तो ये बुशिंग या गार्डनिंग में ये वाला फीचर मदद करता है झाड़ी बनाने में, ठीक है। और इसमें से अगर टिप को हटा दिया जाए तो डीकैपेसिएशन हम इसको कहते हैं। यानी आपको अगर देखा है माली वगैरह जो बनाते हैं गार्डन्स में, अच्छे अच्छे लिविंग प्लांट से जो शेप बना होता है वो इसी पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारे पास है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स की बात करें तो ये एसिडिक है, नाम ही बता रहा है जिब्रेलिन्स, या इसका नाम होता है जिब्रेलिक एसिड। ये इसको हम लोग फुलिस सीडलिंग भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इसी का एक और नाम होता है फुलिस सीडलिंग्स, या इसी का एक और नाम होता है बकेन डिजीज़। बकेन डिजीज़। अब आप कहेंगे सर ये क्यों ना, फुलिस का मतलब देखो ये कैसे हुआ था, ये भी एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। जापानीज फार्मर ने ऑब्जर्व किया, उनके धान की खेती में अचानक से एक बहुत बड़े से साइज का प्लांट आ जा रहा था जो स्टेराइल था। तो किसानों के लिए उसको निकालना बहुत आसान था, तो इसलिए उसको कितना मूर्ख है, तो यानी फुलिस सीडलिंग। दूसरा स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल जैसे जो गाय दूध नहीं दे रही हो तो उसको बकेन कहते हैं, और जो दूध दे रही हो तो उसको ढेन कहते हैं। तो बकेन यानी क्योंकि वो स्टेराइल प्लांट थे इसलिए उसको बकेन कहा गया है, ठीक है, बकेन डिजीज़, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जब फाइनली किसानों ने ये देखा तो साइंटिस्ट, जापान की साइंटिस्ट थे जिनका नाम है ई कुरोसावा, उनके पास ये बात गई। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, देखा ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने पाया एक फंगस है जिस फंगस का नाम है जिब्रेला फुजीकोराई। जिब्रेला फुजीकोराई अचानक से प्लांट की इस लंबाई और स्टेराइल के लिए जिम्मेवार था, इसके लिए इसका नाम पड़ गया जिब्रेलिन्स, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। जिब्रेलिन्स 1 से लेकर के 100 से भी ज़्यादा 105 तक हो सकते हैं। इनमें से सबसे कॉमन जिब्रेलिन आपका GA3 वाला है, ठीक है। ये टर्पिनॉइड्स डेरिवेटिव्स होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे फंक्शंस, ओवरऑल आपको हर चीज़ का फंक्शंस ही याद रखना है। सबसे पहले फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, लंबाई बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि
लेंथ ग्रेप्स में, यानी ये देखो ग्रेप्स की जो जितनी ज़्यादा ये ब्रांचेस होंगी, जितनी लंबी ये ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा ग्रेप्स आएंगे, तो ग्रेप की खेती में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। और एप्पल एंड पियर के शेप को मेंटेन, आप मार्केट भी जाते हैं, आपने गौर किया होगा कि जो एप्पल बहुत बढ़िया दिख रहा है, प्रॉपर शेप का दिख रहा है, वही खरीदते हैं। टेढ़ा मेरा एप्पल हम खरीदना नहीं पसंद करते हैं। तो हम देखते हैं एप्पल का जो प्रॉपर परफेक्ट शेप आता है वो क्यों हो पा रहा है, जिब्रेलिक एसिड की वजह से। ये क्या करता है, डिले करता है सीनेसेंस को। जैसे कि टमाटर, सेब, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि ये मार्केट तक जाते ही सड़ जाते थे, तो इसको रोकना था, तो इसीलिए इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है जिब्रेलिक एसिड का, अब कि इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए, लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, ठीक है। और माल्टिंग प्रोसेस एंड इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, मतलब शुगर केन के बारे में, या माल्ट ब्रीविंग इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बियर वाइन्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज को ब्रीव, यहाँ क्या शुगर केन आप जानते हैं उसी से बनता है वाइन्स एंड बियर्स, तो वो जितनी ज़्यादा मोटी होंगी उतना ज़्यादा रस आएगा, उतना ज़्यादा ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, तो जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है माल्टिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो शुगर केन स्टोर करता है, इसीलिए इसके लेंथ को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से 20 टन पर एकड़, ये वाला डाटा याद रखेंगे, कितना टन, 200 टन पर एकड़ लिख कर गलती कराएगा, एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। दूसरा, ये क्या करता है, अर्ली सीड प्रोडक्शन में मदद करता है, ये लाइन याद रखें, जिब्रेलिक एसिड्स मैच्योरिटी को तेज़ी से बढ़ा देता है, जैसे जिन फसल को तैयार होने में 1.5 साल लगे उसको 3 महीने 6 महीने में तैयार करवा सकता है, हसन्स कर देता है मैच्योरिटी को। बोल्टिंग का मतलब क्या है, तो इसको देखो, बोल्टिंग का मतलब ये है, गोभी जब भी हम खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, वो सारे के सारे पत्ते एक जगह पे कंट्रोल्ड हैं। अब अगर जिब्रेलिक एसिड ना डाला जाए तो क्या होगा पता है, एक गोभी का एक लाइन यहाँ, एक लाइन ऊपर, एक लाइन ऊपर, एक लाइन ऊपर, ऐसा होगा तो क्या हम गोभी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो सारे गोभी एकदम परफेक्ट शेप में दिखे, उस चीज़ के लिए हम डालते हैं खेतों में जिब्रेलिक एसिड, ये जो शेप है मेंटेन रखने के लिए जिब्रेलिक एसिड डालना जरूरी है। अब हमारे पास नेक्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन्स है जिसका नाम है साइटोकाइनिन्स, इसका याद रखेंगे, स्कुग एंड मिलर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था, किससे डिस्कवर किया था, फॉर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, यानी एक ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं किया गया था, ठीक है। और आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ये जो आपका साइटोकाइनिन है वो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोकोनट के मिल्क, डीएनए या ईस्ट में देखने को मिलता है। स्कुग एंड मिलर ने पहली बार इसको क्रिस्टलाइज किया था और नाम दिया था काइनेटीन, ठीक है, क्या नाम दिया था, काइनेटीन, ठीक है। तो याद रखेंगे ये फरफ्यूराइल प्यूरिन डेरिवेटिव्स होता है, यानी एडेनिन्स कंपाउंड्स है, इसकी सबसे पहली बार ऑटोक्लेव्ड यानी स्पर्म डीएनए से डिस्कवर्ड हुई थी। तो देखो अब ये नेचुरल अब यहाँ से हम एक और इसके बारे में देखेंगे, जियाटीन। आप जानते हैं ये जियाटीन वर्ड कहाँ से आया है, हम मक्का का साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज, क्या नाम होता है, जिया मेज। तो ये हार्मोन्स को हमने कॉर्न के कर्नल्स यानी मक्के से डिस्कवर्ड किया है, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं, बनाया है हमने, तो ये नाम दिया था जियाटीन। जियाटीन क्या है, जियाटीन एक आर्टिफिशियल आपका साइटोकाइनिन है, याद रखेंगे, जियाटीन साइटोकाइनिन बट आर्टिफिशियल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे है, आपको सेल डिवीज़न को प्रमोट करेंगे, सेल डिवीज़न को प्रमोट कर, डायरेक्टली सवाल पूछे, सेल डिवीज़न को प्रमोट कराना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास में साइटोकाइनिन का, ठीक है। और सूट्स को बढ़ाना है तो भी ज़रूरी है साइटोकाइनिन का। जैसे यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा, अगर हम रूट को ज़्यादा ग्रो कराना चाहते हैं तो कंसंट्रेशन ऑक्सिन का ज़्यादा डालेंगे साइटोकाइनिन के कंपैरिजन में, लेकिन अगर हम सूट ज़्यादा ग्रो कराना चाहते हैं तो हम इस कंसंट्रेशन को उल्टा कर देंगे, ऑक्सिन के जगह साइटोकाइनिन। लेकिन हम रूट एंड सूट दोनों बराबर कंडीशन में ग्रो कराना चाहते हैं तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का मात्रा आपको सेम रखना होगा। तो ये वाला जल्दी से डाटा देख के मुझे बताइए कि आपको क्लियर है पॉइंट्स, कहीं पे कुछ दिक्कत है। अगर आपके ये पॉइंट क्लियर हैं तो एक बार हम लोग फंक्शंस की तरफ बढ़ें।
चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, इसका फंक्शंस क्या है, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन। जब भी आंसर आएगा लगभग आप आंसर हर बार साइटोकाइनिन मार दोगे तो सही हो जाएगा। न्यू लीफ को लाने में मदद करेगा, क्लोरोप्लास्ट बनाने में मदद करेगा, लेटरल सूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन में आपका जरूरी, अभी जो हमने आपको कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इज टू साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इज टू ऑक्सीजन बताया था वही, ठीक है। ये करता है ओवरकम एपिकल डोमिनेंस को। देखो ऑक्सीजन क्या करता था, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता था, ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को घटाता है, मतलब उसको। तो क्या आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन इस मामले में एक दूसरे का उल्टा काम कर रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएंगे, बोथ आर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब ये एक दूसरे से इस मामले में उल्टा काम कर रहे हैं, और साथ साथ ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशंस में भी मदद करते हैं। तो आप जल्दी से मुझे आप क्या करेंगे, सम अप करके सारे हार्मोन्स कौन किसके सिमिलर काम कर रहा है, कौन किसके एंटागोनिस्ट काम कर रहा है, लिख करके एक चार्ट में बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है इथाइलिन, फॉर्मूला जानते हैं C2H4। इथाइलिन आपका इकलौता गैसियस हार्मोन है, ठीक है, ओनली गैसियस हार्मोन, ठीक है। इसके लिक्विड फॉर्म को हम लोग नाम देते हैं, इथाइलिन के लिक्विड फॉर्म को हम नाम देते हैं इथेफोन। क्या नाम देते हैं, इथेफोन, जिसको हम लोग आम भाषा में कार्बेट कहते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि मतलब हम मार्केट से कार्बेट खरीद के लाए, एक बाल्टी पानी में डाल दिया, उसमें केला डुबा के निकाल लो, केला पक जाता है। तो देखो कजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार एक वोलेटाइल सब्सटेंस की डिस्कवरी की फ्रॉम पके हुए ऑरेंज से, जो कि ऑरेंज को पकने में, जैसे कि 10 ऑरेंज एक साथ रखे हुए थे, एक ऑरेंज से एक ऐसा वोलेटाइल सब्सटेंस निकला जिसकी वजह से उसके आसपास के जितने भी ऑरेंज थे वो सारे पक गए। तो फिर इन्होंने इस चीज़ की कंफर्मेशन दी, ये कुछ और नहीं बल्कि एक गैसियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, और उसको नाम दिया गया इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन जो कि आपके क्या करता है, बनता है स्पेसिफिकली उन पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो बूढ़े हो रहे हैं, जिनके गिरने की अवस्था आने वाली है, उनमें ये जनरली बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस की बात करें तो देखो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, यानी इस टाइप के पैटर्न को हम नाम देते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स। यानी ट्रिपल रेस्पॉन्स क्या होता है, आइए हम इसको समझते हैं। यानी इथाइलिन जब भी आपको समझना हो तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारी सीड है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, हॉरिजॉन्टली ग्रो करके फिर हुक बनाएगी, फिर जा करके बाहर की तरफ आएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। जब भी वर्ड आ जाए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ या एपिकल हुक, तो आप आंख बंद करके आंसर मार देना इथाइलिन को, ठीक है। और ये क्या करेगा, चूंकि बूढ़े पार्ट में होता है तो बूढ़ापन एब्सिशन यानी झरने को प्रमोट करेगा, यानी फ्रूट राइपनिंग में इसका रोल है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा, और फाइनली इसीलिए तो फ्रूट पकते हैं। फ्रूट क्यों जल्दी पक जाता है, कि कार्बेट में आपने केला डाला और रातों रात केला क्यों पक गया, क्योंकि केला में जो रेस्पिरेटरी रेट नेचुरली लो था उसको हमने कार्बेट डाल करके रेट को बढ़ा दिया। तो ये चीज़ याद रखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा, और ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। और जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपको ये किसी के एंटागोनिस्ट या किसी के सिनर्जिस्टिक लग रहा है, और लग रहा है तो जल्दी से बताइए किसके, ठीक है। और क्या करेगा, ये फंक्शंस की बात करें तो ये पीटियोल इलोंगेशंस में भी मदद करता है, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन नेचुरली है, ये रूट ग्रोथ नेचुरली मदद करता है। अब आपको याद हो ऑक्सिन में भी हमने आपको बताया था रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा, लेकिन वो कैलस में, ठीक है, नॉर्मल में नहीं। प्रोपागेटेड रूट्स को बढ़ाने में मदद करता है। इनिशिएट फ्लावरिंग, ये हम अक्सर भूल जाते हैं, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्रूट सेट करता है ये। जिब्रेलिन्स भी ऐसा काम करता था, लेकिन ऑक्सिन्स या जिब्रेलिन्स में ये फ्रूट सेट नहीं करता था पाइनएप्पल में, ठीक है। या देखिए इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर में फील्ड में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी आम का सीज़न आने वाला है, उससे पहले ही सारे आम के जो पत्तियां हैं उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। तो वो स्प्रे क्या होता है, वो इन्हीं इथाइलिन की स्प्रे करी जाती है ताकि ये मंजर आ सके, और जब मंजर आएगा तभी तो उसमें आम आएगा,
ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला अगर कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम एक्सटर्नली करते हैं बाहर से, तो वो है आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ इथाइलिन यानी इथेफोन। इथेफोन जो कि कैसा होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, जिससे क्या होगा, फ्रूट की राइपनिंग्स को बढ़ा दिया जाएगा और फाइनली फ्रूट्स की या प्लांट की ग्रोथ को इन्हांस कर दिया जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो ये भी तीन साइंटिस्ट, तीन अलग अलग नाम दिया गया था, और फिर सबसे पहला नाम इनहिबिटर बी, फिर एब्सिसन 2 और फिर डॉर्मिन। ये तीनों नाम याद रखेंगे। एब्सिसिक एसिड का ही तीन अलग अलग नाम है, जिसको तीनों को एक ही कैरेक्टर्स, एक ही तरह का सब चीज़ होने की वजह से फाइनली इसको नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। हमने आपको बताया था ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और उसमें प्रमोटर है या इनहिबिटर है, तो ये एक इनहिबिटर है, याद रहेगा। ये डिराइव किए जाते हैं, कैरोटिनॉइड्स डेरिवेटिव होते हैं, एब्सिसन और डोरमेंसी को मदद करेगा। इसीलिए इस तरह के हार्मोन्स को हम एक और नाम देते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। क्या नाम दिया जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन्स। तो आइए जानते हैं इनके फंक्शंस। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब क्या है, कैसा नहीं कि ये स्ट्रेस बढ़ाएगा, मतलब इसका ये है कि अगर प्लांट की कंडीशन अनुकूल प्लांट के नहीं है तो उसको अनुकूल बनाने में मदद करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को कैसे प्लांट कोप अप करेगा वो देखेगा। तो क्या करेगा, उस दौरान प्लांट के लिए कंडीशन अनुकूल नहीं है तो प्लांट के ग्रोथ को रोक देगा, सीड के जर्मिनेशन को रोक देगा। बताओ किसके एंटागोनिस्टिक या सिनर्जिस्टिक है, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। ठीक है, प्लांट की टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ा देगा, इसीलिए ही तो हम इसको नाम देते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, सीड डोरमेंसी को ये आगे प्रमोट करेगा और साथ साथ प्लांट को इन सूखे कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को सर्वाइबिलिटी का हिम्मत देगा। ठीक है, यानी प्लांट को किसी तरह से बचाएगा ये। ठीक है, अब इनका जो प्ले है ये कुछ के सिनर्जिस्टिक है। ठीक है, और अगर किसी के उल्टे हैं तो एंटागोनिस्टिक होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया है कि पीजीआर जो कि डोरमेंसी में मदद करेगा, वो जैसे एग्जांपल इन मोस्ट केसेस में ये चीज़ लाइन को याद रखेंगे, एब्सिसिक एसिड ज़्यादातर किसके उल्टे तरह काम करता है, ये लाइन याद रखेंगे। एब्सिसिक एसिड ज़्यादातर केसेस में उल्टे रूप से काम करता है आपके कुल मिलाकर के इसके जिब्रेलिक एसिड के। तो यहाँ से आपका ये वाला पार्ट समाप्त हुआ। इसके बाद हमारा फोटो पीरियडिज्म वाला पार्ट था, वर्नलाइजेशन था, जो कि आपके एनसीईआरटी में अब नहीं है, बहुत ही पहले डिलीट कर दिया गया। इस तरह से हमने आपकी एनसीईआरटी से ये वाला स्लाइड पूरा तरह से समाप्त किया। बाकी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद। अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।